गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। देखिए, 6 क्लास की हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर कर ली थी। उसके बाद हमने हिस्ट्री की 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 10 प्रश्नों को देखा। आज 11वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार बता देते हैं, 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, 6 क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पे हम किन किन टॉपिक के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला टॉपिक है उसमें इमारतें, चित्र तथा किताबें, नए साम्राज्य और राज्य, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, नए प्रश्न, नए विचार, राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, आरंभिक नगर, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, आरंभिक मानव की खोज में, और क्या, कब, कहाँ और कैसे। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आप निम्नलिखित टॉपिक जो है वहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जो मिलेगी आपको टेलीग्राम के पेड ग्रुप में। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, एग्ज़ाम तक प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, आपको याद हो तो 10 तक हमने कवर कर लिया था इसमें, ठीक है, जो 10 प्रश्न बाइलिंगुअल बनाकर देखे थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी और अपनी उत्पत्ति के 100 सालों के दौरान इस्लाम जो है उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। बताइए कौन सा करेक्ट है। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी, सही है, और अपनी उत्पत्ति के 100 सालों के दौरान ही इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो है इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत लगभग 1400 वर्ष पूर्व की गई थी, जो 100 सालों के दौरान उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। देखिए, अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः वे इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे और इसी आवागमन के क्रम में वे अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? पता ही होगा ये तो आपको, ठीक है, कालिदास का है ये, ऑप्शन नंबर सी। तो कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है इसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम में। नंबर 13 पर आ जाइए। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? सभा और नगरम। सभा मतलब ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, और मतलब ग्राम सभा, नगरम मतलब व्यापारियों का संगठन। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। ये तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक है, 1 2 3 डी। तो पल्लव अभिलेखों में हमें कई स्थानीय सभाओं की जो है चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों, ठीक है, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि के काम जो है करती थी। और जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, भूमि के स्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात जो है कही गई है। नगरम जो है वो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, और संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं जो है शताब्दियों तक काम करती रहीं। नंबर 14 पर आ जाइए। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है? पहला कथन है, इनकी अपनी सेना होती थी और आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन सामंतों की बात हो रही है। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। पूर्व मध्यकालीन सामंतों को, जहाँ शासक दुर्बल होते थे वहाँ ये पैर पसारने लगते थे, मतलब ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे पूर्व मध्यकालीन सामंत। बिल्कुल, ये तीनों की तीनों बातें जो हैं पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में सही हैं।
तो इसका आंसर 1 2 3 वाला स्टेटमेंट डी हो जाएगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के लिए पूर्व मध्यकालीन सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में जो है इनमें से जो है कुछ को भूमि दान में दे दी जाती थी। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखरेख करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन सामंत। नंबर 50 पर आ जाइए, 15 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में नगर श्रेष्ठी के सामने लिखा है शहर का व्यापारी, सार्थवा के सामने लिखा है व्यापारी काफिले का नेता, प्रथम कुलिक के सामने लिखा मुख्य शिल्पकार, कायस्थ के सामने लिखा लिपिक के प्रधान। ये कभी कभी मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो नगर श्रेष्ठी शहर का व्यापारी होता था, सही है। ठीक है, इसको मैच करना है वैसे। ठीक है, तो पहला हो गया, पहले से मैच हो गया। सार्थवा होता था व्यापारी काफिले का नेता, ये भी सही है। प्रथम कुलिक जो है मुख्य शिल्पकार होता था और कायस्थ होता था लिपिक के प्रावधान। तो ऑलरेडी सुमेलित ही हैं सारे के सारे ये। तो इसका आंसर वही वाला ऑप्शन होना चाहिए 1 2 3 4। किसमें 1 2 3 4? ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए, जो नगर श्रेष्ठी था वो था शहर का व्यापारी या फिर मुख्य बैंकर। जो सार्थवा था वो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार को कहते थे और कायस्थ जो है वो लिपिक के प्रधान जैसे लोग होते थे। इन सभी का दक्षिण भारत में यानी पूर्व मध्यकाल में स्थानीय प्रशासन में बहुत बोलबाला रहता था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे। ठीक है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे और कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था। उपरोक्त में से कौन सा सही है? दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन की बात हो रही है। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे, ये बात सत्य है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे या नगर होते थे? गांव ही होते थे, करेक्ट है स्टेटमेंट दूसरा वाला भी। और कभी कभी एक ही पद पर एक ही व्यक्ति जो है कई पदों पर कार्य करता था, ये बात भी सही हो जाती है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। तो दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पद अनुवांशिक बनाए गए तथा कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था, जैसे कि हरिसेन जो है अपने पिता की तरह महादंड नायक बना और साथ ही उसे कुमारादित्य भी बनाया गया। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करता था, जैसे कि हरिसेन, महादंड नायक और कुमारादित्य होने के साथ साथ संधि विग्रह भी था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। पल्लवों और राष्ट्रकूटों को किसने अंतिम रूप से समाप्त किया? पल्लवों और चालुक्यों को किसने अंतिम रूप से समाप्त किया? राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने, पांड्यों ने, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रश्न का उत्तर जो है इसमें डी लग रहा है, क्योंकि पल्लवों को जो है चोलों ने हराया था और चालुक्यों को राष्ट्रकूटों ने हराया था। तो यहाँ उत्तर तो इसका मिल नहीं रहा कुछ, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो पल्लवों को जो है चोल वंश ने परास्त किया था, जबकि चालुक्यों को अंततः जो है राष्ट्रकूटों ने परास्त किया था। ठीक है, तो डी सही उत्तर होगा। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ये थे पुलकेशन दुत्त के। तो रवि कीर्ति पुलकेशन दुत्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, और पुलकेशन दुत्त सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता, ठीक है, पता चलता है, और इसमें जो है उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? हरिसेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप पेड सीरीज के लिए। तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? सातवाहन, चालुक्य, पल्लव, चोल? पल्लवों की थी।
तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य जो है कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला था। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? 2 बार हो गया ये प्रश्न। किसकी थी? पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक फैला था। नंबर 22 पर आ जाइए। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को जो है किसने रोका? की कोशिश को किसने रोका? किसने रोका? पुलकेशिन दुत्त ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब पुलकेशियन चालुक्य नरेश पुलकेशिन दुत्त ने जो है उसे रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था हुएनसांग। हुएनसांग एक चीनी यात्री है, फाहियान एक चीनी यात्री है, जिस तरह से संयुग्मन भी एक चीनी यात्री है। तो चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में या काल में भारत आया था। वह काफ़ी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में भी रहा। उसने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से बाणभट्ट जो है निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? इनमें से किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन या हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। उस जीवनी का नाम है हर्षचरित, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। और हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पहले जो है शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो है उसी के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 25 है। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक को परास्त किया था। और अंतिम शक शासक कौन है? रुद्र सिंह तृतीय। ये परास्त लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी? महाराजाधिराज की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? इनमें से चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो महाराजाधिराज की उपाधि कुमारगुप्त ने तो धारण नहीं की थी। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है कि अपने पास जहाँ जहाँ 4 है उसको हटा दीजिए। और महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की भी नहीं है, यह है चंद्रगुप्त प्रथम की और समुद्रगुप्त की, यानी पिता और पुत्र की। पहला दूसरा कोई ऑप्शन अगर होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 को हटा दीजिए, 3rd को हटा दीजिए। तो समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख जो है महाराज के रूप में ही मिलता है। समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? कुमार देवी। कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी गण की थी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया है एग्जाम में। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। और इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था और इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा गया है। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा और इसमें उसकी विजयों का उल्लेख है। देखिए, इसमें उसे ईश्वर के बराबर जो है बताया गया है और इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त जो है एक संगीत प्रेमी राजा था, वो बीणा बजाता था और उसके इस गुण को जो है सिक्कों पर भी दिखाया गया है।
और ये जो एक एक्सप्लेनेशन है इससे 4 से 5 प्रश्न जो है बनते रहे हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। अब यही एक प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा बीणा बजाने में निपुण था? तो क्या है इसका उत्तर? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था, बीणा बजाने में निपुण था वो, और उसके इस गुण को जो है सिक्कों पर भी दिखाया गया है। ये 30वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। इनमें से कौन चीनी यात्री नहीं है? फायान, हुएनसांग, इब्न बतूता, संयुगमन। आसान सा है, ठीक है। हुएनसांग एक चीनी यात्री था, फायान भी, संयुगमन भी, इब्न बतूता नहीं था, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। तो ये हमने 10 के बाद जो है 11 से लेकर 30 प्रश्न, ठीक है, 30 ही है ना, 30 प्रश्नों को कवर किया, यानी एक प्रश्न 2 बार हो गया, तो 19 प्रश्न हमने देखे इसमें, ठीक है। 6 क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है जिसमें 12-13 टॉपिक हैं, उन सबको कवर करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन से जितने भी प्रश्न बनते हैं, और बाकी जो उससे जुड़ी एक्सप्लेनेशन है वो नीचे सारी आई गई है। अलग से इसकी कुछ थ्योरी या फिर से एनसीईआरटी की किताब पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं। धन्यवाद।